खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। देखना हरम, ध्यान से, कोई चीज मत खराब कर देना। दाऊद कमरे में दाखिल होता हुआ हरम को देखकर बोला। हरम और दाऊद को आज सिंधु पैलेस के अंदर एक खूबसूरत कमरे में सोना है। कितना नरम बिस्तर है ना दाऊद। पुप्पो की बेटी ने तो कभी सोचा भी नहीं होना कि वो इस तरह के बिस्तर पर लेटेगी। हरम बिस्तर पर उछलते हुए बोली। हरम के दिमाग में हर वक्त पुप्पो की बेटी ही सवार रहती थी। अब उसमें हरम का भी क्या कसूर। हरम की पुप्पो और उसकी बेटी ने हरम को अमीरी गरीबी के नाम पर तंज ही इतने किए थे कि हरम पुप्पो की बेटी के मुकाबले एहसास कमतरी का शिकार हो चुकी थी। हरम सोचा तो हमने भी नहीं था कि हम कभी इस तरह के कमरे में रहेंगे। किस्मत की बात है। मैं तो अब भी यही कहता हूँ कि इधर डेरे पर ही चलते हैं। नहीं, बाजी क्या सोचेंगी दाऊद। वैसे भी रोज रोज इस तरह के मौके कहाँ मिलते हैं। कितनी पुरसकून नींद आएगी यहाँ। दाऊद बेड पर लेटी हरम के पास बैठ चुका था। हरम सुकून की नींद महंगे बिस्तरों पर नहीं आती। अगर इंसान अंदर से मुतमईन हो तो जमीन पर भी सुकून की नींद सो जाता है। वैसे भी सुकून तो खुदा ही देता है, चाहे तो तंग चारपाई पर भी दे दे। दिन भर का थका हारा दाऊद हरम के दुपट्टे से पसीना साफ करते हुए बोला, अरे ये क्या कर रहे हो, ये टिश्यू लो। ये टिश्यू इसलिए ही तो होते हैं। हरम साइड टेबल से टिश्यू पकड़कर दाऊद की तरफ करती है। दाऊद, आपकी ये गहरी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं तो बस सोच रही हूँ कि अगर पुप्पो की बेटी मुझे इस बिस्तर पर देख ले, मुझे तो मजा ही आ जाए। यार हरम, कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपना मवाजना किसी और के साथ मत किया करो। क्या तुम किसी से कम हो? आप भी ना बस मौका ढूंढते हैं। जाएं नहा कर आएं, वरना ये पसीने की बदबू इस बिस्तर में से भी आएगी। हरम दाऊद को खींचते हुए अटैच बाथरूम तक ले आई थी। अरे यहाँ नहाना कैसे है? दाऊद और हरम यक जुबान ये जुमला बोलकर हंसने लगे। हरम, वो डेरा ही ठीक था, बंदा आसानी से ट्यूबवेल में नहा तो सकता है। दाऊद, वो जो पानी वाला टप है ना, उसमें पानी भर लो और नहा लो। हरम बाथरूम में घुसकर बाथरूम में रखे कीमती बाथ टब की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे लगता है इसके अंदर लेट कर नहाते होंगे। देखो कितना लंबा है। दाऊद और हम बाथ टब के पास खड़े मुआयना कर रहे थे। अरे नहीं दाऊद, देखो कितना साफ है, इसमें तो नहीं नहाते होंगे। तुम ना बाहर बैठकर ही नहा लो। अच्छा बाबा, तुम इधर से जाओ, कोई आ गया तो क्या बोलेगा। हम दोनों मियाँ बीवी वॉशरूम में घुसे हुए हैं। अच्छा जा रही हूँ, मगर ध्यान से नहाना, पेंडू की तरह टप में ना घुस जाना। हरम बाथरूम से बाहर निकलकर कमरे में रखी दूसरी चीजों का मुशाहदा करने लगी। बड़ी बड़ी दुखी औरतें यहाँ आती हैं, दूर क्या जाना। वो जमीलो नहीं, अपनी वो बाबे जफर की बेटी। हाँ आपा, वो बड़ी परेशान थी। उसका बंदा उसको रोज मारता था। निखत्ती सास ने अपने शिकंजे में किया था उसके बंदे को, और उसका बंदा भी अपनी माँ की ही मानता था। अब देखो कैसे खुश है वो अपने घर। जुबैदा हाथों से इशारे करते हुए पास बैठी नूर के कान में सरगोशियां कर रही थी। हाँ अपा, वो तो काफी खुश है अब। नूर कुछ सोचते हुए बोली, एकदम तीर कर दिया बाबा जी ने। जमीलो को भी मैं ही लाई थी यहाँ। हाँ अपा, वो तो बहुत खुश है अब। देख नूर, तू खुद बता, हम छत पर सीढ़ी के बगैर तो नहीं जा सकते ना। इसी तरह रब पास भी बाबा जी जैसे लोगों के बगैर नहीं जा सकते। नूर हैरानगी से जुबैदा की बातें सुन रही है। बाबा जी ने बहुत मेहनत से ये मर्तबा पाया है, और ये फैज सिर्फ मखसूस लोगों को मिलता है जो अपनी मैं को मार लेते हैं और तन मन धन सब बाबा जी के हवाले कर देते हैं। बाबा जी जो चाहें वो करें। तू मेरी बातें समझ रही है ना नूर? जी आपा। नूर, अब कुछ खो कर ही कुछ मिलता है ना। ये अल्लाह लोग होते हैं, माल पैसा इनको कुछ नहीं चाहिए होता। ये सिर्फ खास मरीदों को फैज देते हैं। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए टाइम लिया है बाबा जी से। नूर जुबैदा की बातें सुनकर बस हाँ में सर हिला रही है। बाबा जी आ गए, उठ जा, खड़ी हो मेरे साथ। पीर दिलदार शाह के कमरे में दाखिल होते ही जुबैदा आदाब में खड़ी होकर नूर को भी खड़ा होने का इशारा करने लगी। पीर दिलदार शाह कमरे में रखी इकलौती कुर्सी पर बैठ गया और जुबैदा सजदे में सर रखकर बाबा जी को सलाम करने लगी। जुबैदा को सजदा करता देखकर नूर भी सजदा करने लगी। उठ जाओ जुबैदा, बोलो किस तरह आना हुआ। बाबा जी ये बच्ची बड़ी मजबूर है, इस पर नजरे करम करें बाबा जी। जुबैदा पीर दिलदार शाह की टांग से लिपटते हुए बोली। जुबैदा एक 36 साल की औरत है।
जिसका काम आसपास की मजबूर औरतों को भुला फिसला कर मुश्किलात की आसानी के बहाने दिलदार शाह के खुफिया कमरे में लाना होता है। हमेशा की तरह जुबैदा आज भी एक मजबूर लड़की 21 साला नूर को दिलदार शाह के खुफिया कमरे में ले आई थी। दिलदार शाह ने एक नज़र नूर की तरफ देखा और फिर जुबैदा को इशारा किया कि नूर का मुंह ऊपर को करवाए। जुबैदा नूर का मुंह ऊपर की तरफ करती है। अच्छा, तो ससुराल वालों ने तंग कर रखा है, खामन तुम्हारी बात नहीं सुनता, अपनी माँ की सुनता है और तुम पर जुल्म भी करता है। दिलदार शाह नूर के चेहरे की तरफ देखकर बोला, जी बाबा जी, आप ही सहारा हैं, बस उस लड़की पर खास नजरे करम करें जिससे इसकी मुश्किलात तमाम हल हो जाएं। बहुत अच्छी बच्ची है ये, पूरी रात का अमल है, कर लोगी। बाबा जी जेब में से तस्बीह निकालते हुए बोले, जी बाबा जी, आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे ये करेगी, बहुत अच्छी बच्ची है। जुबैदा नूर के सर पर हाथ फेरती हुई बोली, फैज हासिल करने के लिए अपना तन मन सब कुर्बान करना होता है, इसमें जान का खतरा भी होता है। फिर दिलदार शाह तस्बीह के दाने फेरता हुआ बोला, बाबा जी मैंने सब समझा दिया है, बाकी आप कुछ कर्म कर देना इस बच्ची पर। ठीक है जुबैदा, इस बच्ची को कहो कि वहां नहाकर अपना जिस्म पाक कर ले और जिस्म पर कोई रंगीला कपड़ा ना हो सिवाय सफेद रंग के, और जिस्म में मौजूद कपड़ों पर कोई गांठ भी ना हो, समझ रही हो ना? जी बाबा जी। नहाने के बाद वो सामने कच्ची जमीन पर बैठ जाना है और अपने इर्द गिर्द आग जला लेनी है और फिर 2100 बार पढ़ना है हक दिलदार और 2100 बार सच दिलदार, और फिर अपने तन पर मौजूद लिबास को इसी आग में जला देना है और फिर जलते लिबास पर अपने खावंद और उसकी माँ का नाम लेकर ये दम पड़ना है। दिलदार शाह एक लोहे की तख्ती जुबैदा की तरफ करता है। ठीक है बाबा जी, इसके बाद जब आग बुझ जाए तो मेरे पास आकर दम करवाना है, इंशाअल्लाह शौहर और उसकी माँ दोनों तुम्हारे कदमों में ही होंगे। ठीक है बाबा जी। जुबैदा इससे पूछो, अगर ये मुकम्मल कर सकती है तो ही करे, वरना शुरू ना करे, क्योंकि इसमें जान का खतरा है। क्यों नूर, तुम कर लोगी? जुबैदा नूर को हिलाते हुए बोली, जी जी मैं कर लूंगी। जाओ फिर जुबैदा, इससे अमल शुरू करवाओ। जुबैदा नूर को अमल करवाने के लिए ले जाती है। पीर दिलदार शाह मुंह में तेज तेज कुछ पड़ने लगता है। दाऊद नहाकर बाहर निकलता है और अलमारी के सामने खड़ी हरम की तरफ देखकर बोलता है, हरम तुम सोई नहीं अभी तक? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, जल्दी आ जाएं, बहुत रात हो चुकी है। हरम बेड के करीब पहुंच चुकी है। कमरा तो काफी ठंडा है, गर्मी जरा महसूस नहीं हो रही। दाऊद हरम के साथ बेड पर लेटते हुए बोला, कितना पुरसकून है ना, हमारा घर कब ऐसा होगा? जब अल्लाह ने चाहा। आप बाबा जी से दुआ करवाएं ना, दुआ अपनी हैसियत के मुताबिक करवानी चाहिए। बाबा जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं आजमा चुकी हूँ। फिर भी हरम, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमें आलीशान महल चाहिए, फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं ना दाऊद। हरम, जो किस्मत में होता है वो मिल ही जाता है, अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हमें भी एक दिन मिल ही जाएगा। मेरी तो थी ही, आपकी भी किस्मत खोटी ही है, वही चारपाई, वही कच्चा घर। हरम मुंह बनाते हुए गुस्से से बोली, अरे मेरी किस्मत तो इतनी अच्छी है, नजर आ रहा कितनी अच्छी है। मेरी किस्मत अच्छी थी तो तुम मुझे मिली ना। दाऊद हरम के ऊपर एक टांग और बाजू रखते हुए बोला, अरे क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा, पीछे करें। हरम यकदम से उठकर बैठ गई। तुमने दरवाजा बंद तो किया था ना? दरवाजा तो बंद है, पर मैंने सुना है इस तरह के कमरों में कैमरे लगे होते हैं। हरम छत की तरफ देख रही है। भला कैमरे क्यों लगाएंगे बुद्धू, इतना कीमती सामान चोरी हो जाए तो? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दाऊद हरम की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, चलो फिर थोड़ा दूर होकर रहो, कोई देखे तो क्या कहे। तुम्हें कहा था ना वहां डेरे पर सोते हैं। दाऊद शिकवा करते हुए बोला, सारी उम्र वहां ही तो सोना है, एक रात है निकाल लो। महंगे कमरे से वो एक चारपाई बेहतर है, जहां मैं बेफिक्री से तुम्हारे ऊपर अपना बाजू और टांग रखकर सो तो सकता हूं ना। दाऊद हरम से थोड़ा हटकर एक तरफ होकर मुंह बनाता हुआ लेट गया। यूनिवर्सिटी गेट से एक गाड़ी निकलकर अभी मेन रोड पर पहुंची ही थी कि बाइक से टकरा गई। आह! गाड़ी में बैठी अलीजे ने एक जोरदार चीख मारी। अलीजे यूनिवर्सिटी से वापस निकल रही थी कि उसकी गाड़ी की टक्कर एक बाइक से हो गई थी। अंधी हो तुम, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? लड़का चीख कर बोला और सड़क पर खड़े अपने दोस्त को उठाने लगा। अलीजे अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे हैरानगी से गिरी हुई मोटरसाइकिल की तरफ देख रही है। अंधी हो तुम, जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाती क्यों हो? लड़का गाड़ी के पास आकर बोला, वो मुझे पता नहीं। क्या पता नहीं चला? अंधी हो तुम या पागल हो? वो बेहोश हो गया है, पता नहीं मर गया है।
लड़का जमीन पर पड़े दूसरे लड़के की तरफ इशारा करके मुसलसल चिल्ला रहा है। वो मैं सारा नुकसान भर दूंगी, अलीज़ा सहमी सी आवाज में बोली। क्या नुकसान भरोगी तुम? मैं पुलिस को बुलाता हूँ अभी। नहीं नहीं भाई, पुलिस को मत बुलाना, मैं अस्पताल ले जाती हूँ, इसे कुछ नहीं होगा। लोगों देखो, इस मनहूस औरत ने मेरे दोस्त को कुचल दिया है। लड़का आसपास इकट्ठे हो चुके लोगों की तरफ देखकर बोला, मैं सारा नुकसान भर दूंगी, इलाज के पैसे भी दे दूंगी, तुम चाहो अभी ले लो पैसे। अलीज़ा लोगों को अजीब नजरों से अपनी तरफ देखते हुए कांपते हाथों के साथ पर्स से पैसे निकालने लगी। नहीं, मैं तो यहाँ पुलिस को ही बुलाऊंगा। ये लो पैसे, 20,000 हैं। पुलिस को मत बुलाओ प्लीज, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे 20,000 नहीं चाहिए। वो लड़का रोने वाली आवाज निकालकर जमीन पर पड़े दोस्त की तरफ देखने लगा। लो, ये मेरा मोबाइल भी ले लो प्लीज, पुलिस को कॉल नहीं करो। अलीज़ा लड़के को कॉल पर पुलिस से बात करता देखकर बोली, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये 20,000, अभी पुलिस आ रही है। अलीज़ा के दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाती क्यों हो? अब पैसों से मुझे खरीदना चाहती हो? मुझे नहीं चाहिए 20,000। तो कितने चाहिए काके? दानियाल सड़क पर रश देखकर जब रोका तो अलीज़ा को देखकर फौरी मदद के लिए पहुंच गया। दानियाल मुझे पता नहीं चला। अलीज़ा जी शांत, मेरा मतलब पुरसकून, हमारी सारी मोटरसाइकिल टूट गई है और देखो मेरा दोस्त भी कुचल दिया इसने। लड़के की आवाज दानियाल को देखकर थोड़ी धीमी हो गई थी। बाइक को छोड़, मुझे दोस्त देखने दे। दानियाल लड़के को साइड पर करते हुए सड़क पर बेहोश हुए लड़के की तरफ लपका। अरे ये तो ठीक है, ड्रामे कर रहे हो सालो। दानियाल के पांव मारने से बेहोशी की एक्टिंग करने वाला लड़का उठ गया था। क्या ये ठीक है? अरे वाह, ये ठीक कैसे हो गया? शुक्र है मेरे दोस्त को होश आ गई। लड़का अपनी चोरी पकड़ी जाने पर घबराहट पर काबू पाते हुए बोला, बेटा पुलिस को आने दे, अभी पता चल जाता है कि कैसे होश आई। अकेली लड़की देखकर लूटते हो सालो। नहीं भाई, तुम्हें गलतफहमी है, हम तो पैसे नहीं मांग रहे थे। नहीं रुको, अभी तुम्हें पैसे दिलवाता हूं मैं। अलीज़ा ये सारा ड्रामा देखकर गाड़ी से बाहर निकल आई। इतने में पुलिस की गाड़ी भी पहुंच जाती है। पुलिस की गाड़ी देखते ही वो दोनों लड़के बाइक लेकर फरार हो गए। हाँ जी मैडम जी, आपने गाड़ी ठोकी है क्या? पुलिस वाला अपने मोटे पेट पर पैंट शर्ट चढ़ाते हुए बोला। नहीं पुलिस जी, मेरा मतलब सिपाही जी। मैं सिपाही नहीं, हेड कांस्टेबल हूँ। पुलिस वाला दानियाल की तरफ देखकर गुस्से से बोला। ओ अच्छा, हेड सिपाही जी, मेरा मतलब हेड कांस्टेबल जी, गाड़ी मैं चला रहा था। दानियाल अपना कॉन्फिडेंस बहाल करते हुए बोला, मगर मुझे तो इतला मिली है कि गाड़ी किसी लड़की ने ठोकी है। सर जी, अगर लड़की ने ठोकी होती तो बंदा बच सकता था क्या? बड़े शातिर बनते हो, अपना लाइसेंस तो चेक कराओ। लें सर जी, लाइसेंस लें। दानियाल जेब से ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर पुलिस वाले को दिखाते हुए बोला। घबराहट की वजह से कांपती अलीज़ा के अब आंसू निकल आए थे। गाड़ी ठोकी है, जुर्माना तो होगा। हम तो नहीं देंगे जुर्माना। क्यों, तेरे बाप का राज है बच्चे। और ये लड़की कौन है? गर्लफ्रेंड है? पुलिस वाला गुस्सीली आवाज में बोला। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरा बाप का ही राज है। लो करो बात। दानियाल पुलिस वाले की तरफ मोबाइल फोन करते हुए बोला। पुलिस वाला फोन पर बात करने लगा। अलीज़ा जी, फिकर नाट, आई एम हियर ना। दानियाल अलीज़ा को दिलासा देते हुए बोला। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। पुलिस वाला मुंह लटकाकर दानियाल की तरफ मोबाइल करता हुआ बोला। चले अलीज़ा जी, मैंने बोला था ना कि माई पापा राजिंग एयर। दानियाल अलीज़ा की गाड़ी चलाते हुए उसे छोड़ने चला गया। साहब जी, मैंने पता करवा लिया है। जीशान बाजवा का सेक्रेटरी खाने की टेबल पर मौजूद जीशान के पास आकर बोला। क्या पता लगा फिर? साहब जी, जिब्रान सिंधु शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर मौजूद कच्चे मकान में असले की डील करने वाला है। वही कच्चा मकान जिसकी छत नहीं है। जी साहब जी, उसी मकान में। खबर पक्की है ना? जी साहब जी, मैंने पूरी तसल्ली की है। तुम्हें दोनों खानदानों की लड़ाई करवा कर क्या मिलेगा? चुप नहीं रह सकते तुम? तानिया सेक्रेटरी को घूरते हुए बोली। तुम चुप नहीं रह सकती, हर वक्त टैं टैं। जिशान तानिया को डांट रहा है। मैं तो वो खामोश, एकदम खामोश। तुमने क्या सोचा फिर, क्या करना चाहिए? जिशान सेक्रेटरी की तरफ मुतवज्जा होकर बोला। हम पुलिस को इतला देकर इस डील को कैंसिल करवा सकते हैं। डील कैंसिल होने से सिंधु खानदानों को करोड़ों का नुकसान होगा। ठीक है, तुम इतला करो पुलिस को। इस सिंधु की ऐसी की तैसी, जब एक ही झटके में करोड़ों रुपए गए तो देखना कैसे अकड़ निकलती है इसकी। ठीक है साहब जी, मैं आज ही इतला कर देता हूँ। अंधेरे खामोश कमरे में एक चिराग जल रहा है। चिराग की रोशनी बरहन्ना हालत में बैठी नूर के जिस्म के एक हिस्से पर पड़ रही है। नूर थोड़ी ही देर पहले अपने जिस्म पर मौजूद लिबास को अपने गिर्द लगी आग में जला कर आई थी।
पीर दिलदार शाह अपनी कुर्सी से उठकर नीचे जमीन पर बैठी नूर के बिल्कुल सामने बैठ गया। दिलदार शाह ने अपने दोनों हाथ नूर की बरहन्ना रानों पर रखे और आस्तगी से नूर को खींचते हुए अपने करीब कर लिया। नूर, नूर, आंखें बंद कर लो। तुम्हें अब अपने खामंद को अपने कंट्रोल में करना है, तुम्हें कुर्बानी देनी है। दिलदार शाह आस्तगी से सरगोशी कर रहा है। नूर, नूर, आंखें बंद करो और अपना दिमाग में अपने खामंद का तसव्वुर करो, पूरा ध्यान लगाओ। पीर दिलदार शाह नूर के बरहन्ना जिस्म पर हाथ फेरते हुए बोला। दिलदार शाह ने नूर को नीचे जमीन पर लिटा दिया। तुम्हारा खामंद अपनी माँ का गुलाम है, उसकी सुनता है, मगर वो अब तुम्हारी सुनेगा। यार, वो तुम्हारे वाला नमूना कहाँ मिलेगा? वो मेरा मतलब दानियाल कहाँ मिलेगा? मुझे तो यूनिवर्सिटी में किसी जगह नजर नहीं आया। हाँ, कैंटीन में ही खड़ी हूँ। नहीं यार, हाँ मुझे कुछ काम था। नहीं, कोई खास तो नहीं। अलीज़े फोन पर फरीहा से बात करते हुए दानियाल का पूछ रही है। आखिर हर तरफ नाकामी के बाद अलीज़े रूटीन के मुताबिक लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ती है। अरे तुम यहाँ? अलीज़े लाइब्रेरी में दाखिल होते ही दानियाल को देखकर हैरान रह गई थी। क्यों अलीज़े जी, हम यहाँ दाखिल नहीं हो सकते क्या? पहले तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा, आज अचानक? अलीज़े टेबल पर अपना पर्स रखकर कुर्सी पर बैठते हुए बोली। बस अलीज़े जी, मैंने सोचा क्यों ना लाइब्रेरी में जाकर छुपा जाए। दानियाल ने इधर उधर देखा और फिर आस्तगी से सरगोशी करने लगा। वो क्या है ना, बाहर बहुत सी आवारा लड़कियां जो हर टाइम मुझे घूरती रहती हैं। दानियाल की सरगोशी सुनकर अलीज़े मुश्किल से ही अपनी हंसी पर कंट्रोल पाई थी। अब माना मैं सोना हूँ, पर्सनैलिटेड हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि एवरी कल वॉचेस मी अगेन एंड अगेन एवरी टाइम 24 आवर्स। दानियाल कुर्सी की बैक पर टेक लगाते हुए बोला। तुम्हें क्या लगता है हर वक्त इतनी लंबी लंबी छोड़ने से? अलीज़े मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकती हुई बोली। यू नाटक नाउ अबाउट माई पर्सनैटिकनिड एंड माई वो क्या कहते हैं, हाँ, एटीट्यूड। अलीज़े दानियाल की इंग्लिश सुनकर खिलखिला कर हंस रही है। दानियाल ने अलीज़े को हंसते देखा तो फौरी टॉपिक बदलते हुए बोला। बस बस, ज्यादा दांत ना दिखाओ। मुझे क्यों ढूंढ रही थी? वो मुझे कल वाली बात पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। अलीज़े अभी तक हंस रही है। अच्छा ठीक है। सच में यार, तुमने बहुत मदद की, तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर मानती हो ना, आई एम सुपरस्टार हीरो। अच्छा, मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? अलीज़े ने हंसी रोक ली थी। क्या फिर से कहना? कैन वी मेक फ्रेंड्स? दानियाल कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और एक नजर अलीज़े को गौर से देखने के बाद फिर कुर्सी पर बैठ गया। यू वेरी वेल नाउ आई एम कंप्रोमाइज्ड। उफ, एक तो तुम्हारी इंग्लिश वो वाली नहीं बाबा, सादा दोस्ती, नॉर्मल फ्रेंड्स। नॉर्मल? यू मीन लाइक बॉयज? एक लड़का लड़की दोस्त भी तो हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, मगर ये बात फरिया को नहीं पता चलनी चाहिए, एवं ही उसको बुरा लगेगा। हैं? उसे बुरा क्यों लगेगा? बिकॉज शी लव्ड मी वेरी वेरी टू मच। अलीज़े की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या हुआ, कहीं तुम भी? नहीं, माना मैं खूबसूरत हूँ, अब इसका ये मतलब नहीं कि अपने से 6 साल बड़ी लड़की से सेट हो जाऊं। दानियाल बनावटी मुंह बनाकर बोला। ही वेरी फनी। अच्छा अलीज़े जी, वैसे एक बात कहूँ? नहीं, रहने दो। अरे सुने तो अलीज़े जी। हाँ सुन रही। वैसे आप भी सोनी हो, मगर फरीहा जी से थोड़ा कम। अब मेरा जैसा लड़का तो मिल नहीं पाएगा तुम्हें, फिर भी कोशिश कर लो। दानियाल सरगोशी करते हुए बोला। अल्लाह, कितनी खुशफहमियां पाल रखी हैं तुमने। खुशफहमी अलीज़े जी क्यों जल रही हैं? हरम सुबह सुबह कमरे की सफाई में मशगूल थी। उसे एक सवाल मुसलसल तंग कर रहा था। वो बार बार बेचैनी में कभी अंदर और कभी बाहर जा रही थी। आखिरकार वो हिम्मत करके सहन में बैठी मरियम के पास पहुंच गई। बाजी, वो मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो हरम। सहन में बैठी मरियम ने हरम को देखे बगैर अखबार पढ़ते ही हरम को सवाल पूछने का कह दिया। मरियम का ये रवैया हरम को मजीद कंफ्यूज कर रहा था। मेरा मजाक ही ना बन जाए। नहीं, मजाक क्यों बनेगा? बाजी बुरा ही ना मान ले। इन्हीं सोचों में उलझी हुई हरम ने अपने अंदर मौजूद तमाम हिम्मत जमा की। बाजी वो हरम इर्द गिर्द देख रही है कि कोई उनकी बात तो नहीं सुन रहा। हाँ हरम बोलो। मरियम ने अखबार से आंखें उठाकर हरम की तरफ देखा। बाजी, क्या आप लोगों के कमरों में कैमरे लगे होते हैं? क्यों, खैरियत तो है? हाँ, बस वैसे ही मैंने पूछना था। क्या पूछना था हरम?
बस यही यही बाजी। सहमी हुई हरम नजरें झुकाकर डरते डरते बोल रही थी। इधर आओ जरा हरम, मुझे बताओ क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मरियम हरम को खींच कर अपने पास बिठा चुकी थी। कुछ नहीं बाजी, बस यूं ही पूछ लिया। फिर भी हरम, बाजी वो रात दाऊद कह रहा था कि यहाँ कैमरे लगे होते हैं। इस बात का भला क्या मतलब हुआ कि कैमरे लगे हैं? वहां कोई चोरी करने वाला था क्या? मरियम हैरानगी से बोली। नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं। तो कैसी बात है? वो मैं दाऊद के साथ लगकर लेटने लगी थी तो उसने कहा यहाँ कैमरे हैं। ओफ गॉड, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी हरम। हरम खामोश। यार इतना सस्पेंस क्यों देती हो? मैं समझी शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा रात कैसी गुजरी? नींद आ गई थी क्या? बाजी इतने नरम बिस्तर पर भला नींद कैसे नहीं आती? बहुत सुकून की नींद आई थी। अच्छा तो फिर रात कैमरों के चक्कर में मिस हो गई? मरियम आंख मारते हुए बोली। हरम ने शर्माते हुए मुंह नीचे कर लिया। चलो तुम लोग फिर आज सो जाना, ठीक है? हरम खामोश। अच्छा वैसे दाऊद तुम्हें कितना प्यार करता है? पता नहीं बाजी, मगर मुझे लगता काफी करता है। हरम शर्माते हुए बोली। अच्छा जाओ तुम नाश्ता तैयार करो, बहुत भूख लग रही है। हरम नाश्ता तैयार करने चले जाती है। 18-19 साल की लड़की क्या बर्दाश्त करती होगी दाऊद की शिद्दत? मरियम दिल ही दिल में सोचते सोचते जेरे लब मुस्कुरा देती है। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं मेरे रास्ते में मत आया करो, तुम्हें मेरी ये बात समझ क्यों नहीं आती? जिब्रान कंधे तक लंबे बालों में हाथ फेरते हुए रास्ता रोके खड़ी फजर को घूरते हुए बोला। फजर आज फिर एक सुनसान सड़क पर जिब्रान का रास्ता रोके खड़ी है। फजर ने एक नजर सड़क के इर्द गिर्द देखा जहां घने दरख्तों के सिवा कुछ भी नहीं है, और फिर जिब्रान का हाथ पकड़कर खींचती हुई सड़क किनारे बने बगैर छत के एक कमरे में ले गई। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? जिब्रान के माथे पर गुस्से के आसार नुमाया थे। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? छोड़ दो ना ये सब। फजर जिब्रान की आंखों में आंखें डाले खड़ी है। मेरे पास वक्त नहीं कि तुम्हारी इस फजूल बकवास को सुनो। मुझे जरूरी काम से जाना है, मेरा हाथ छोड़ो। जिस जरूरी काम के लिए तुम्हें जाना है मैं सब जानती हूँ। बेहतर है कि तुम आज वहां ना जाओ। मैं तुम्हारा भाई थोड़ी हूँ जो औरतों के पीछे छुपता फिरूं या औरतों के मशवरों पर अमल करूं। छोड़ो मेरा हाथ। जिब्रान ने गुस्से से झटका दिया और अपना बाजू फज्जर से छुड़वा लिया। जिस खुफिया डील के लिए तुम जा रहे हो उसका पता सबको चल चुका है। वहां तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। फजर अपने पूरे जोर के साथ चीखती हुई बोली। फजर की आवाज सुनसान सड़क के किनारे बने जंगलों तक में गूंजी, मगर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। फजर के मुंह से डील के अल्फाज सुनकर जिब्रान चौंक गया कि इस खुफिया डील की खबर उन तक कैसे पहुंची। जिब्रान एक कदम फजर के करीब आया। दोनों इतने करीब थे कि सिर्फ हवा ही दरमियान से गुजर सकती थी। जिब्रान वहशत भरी आंखों से फजर की आंखों में गुस्से से देखते हुए बोला, अगर ये बात है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। सिंधु खानदान के मर्द कभी मौत देखकर घबराया नहीं करते। जिब्रान अपनी बात मुकम्मल करके अब तक वहीं खड़ा फजर की आंखों को घूर रहा था। अचानक फजर ने अपने पांव की एड़ियों को ऊपर उठाया और अपने होंठ जिब्रान के होंठों के बराबर लाकर जिब्रान के होंठों पर रख दिए और अपने हाथों को जिब्रान के कंधों पर रखकर आस्तगी से जिब्रान के होंठों के साथ अपने होंठ मिलाकर खड़ी रही। जिब्रान ने अपना सर थोड़ा पीछे किया और आस्तगी से सरगोशी करते हुए बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता फजर? जिब्रान ने पिस्टल निकालकर फजर के पेट के साथ लगा दिया था और फजर की आंखों में देख रहा था। फजर ने एक नजर आंखों को नीचे की तरह घुमाकर पिस्टल को देखने की कोशिश की और फिर अपना पूरा जिस्म जिब्रान के साथ लगाती हुई बोली, सारी जिंदगी इन्हीं गोलियों के साए में गुजारी है। शेर की शेरनी हूँ, मौत से नहीं डरती। फजर के जिस्म की गर्म सांसें जिब्रान के होंठों से मिल रही हैं। फजर ने दोबारा अपने होंठों को आगे की तरफ किया। इस बार जिब्रान के होंठ भी फजर के होंठों के इस्तकबाल के लिए खुल चुके थे। जिब्रान के हाथ में मौजूद पिस्टल जमीन पर गिर चुका था। जिब्रान ने फजर को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों पूरी गर्मजोशी से होंठ चूसते चूसते पास ही पड़ी सूखी घास पर गिरे। कुछ देर होंठ चूसने के बाद फजर घूमकर ऊपर आ चुकी थी। अब बोलो, ये दुश्मनी खत्म कर रहे हो या मैं तुम्हें खत्म कर दूं? जिब्रान के चौड़े सीने पर बैठी फजर जिब्रान के माथे पर पिस्टल रखते हुए बोली। फजर जमीन पर पड़ा पिस्टल उठा चुकी थी। फजर की आंखों में प्यार और गुस्से वाले मिले जुले जज्बात की अजीब चमक थी। इसमें कोई शक नहीं कि औरतें हमेशा से ही धोखेबाज रही हैं। जिब्रान पर सुकून था। ये बात है तो ये लो पिस्टल, अब बताओ। फजर की बात मुकम्मल होने से पहले जिब्रान ने फजर को घुमाकर अपने नीचे दबा लिया। इससे पहले कि दोनों के होंठ दोबारा मिलते, जिब्रान के फोन पर बेल होने लगी। हेलो, क्या?
मगर कैसे? तुम लोग ठीक हो? पता करो ये खबर किसने लीक की, मैं आ रहा हूं। जिब्रान जल्दी से फजर के जिस्म से अलग हुआ और बाहर जाने लगा। मैं बता दूं ये खबर किसने लीक की? जिब्रान को जाता देखकर फजर सूखी घास पर लेटे ही बोली, बेहतर होगा कि तुम आइंदा कभी मेरे रास्ते में मत आना। जिब्रान गुस्से में वहां से तेजी से निकल गया। यार तुम कितनी डैश हो, इस बेचारे को क्यों उल्लू बना रही हो? अलीज़े ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही है। आज फिर फरीहा डेट पर जा रही है। आपी, उल्लू को क्या उल्लू बनाना? किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। अलीज़े तकिया अपनी गोद में रखती है और कंबल को अपने गिर्द लपेट लेती है। कम ऑन आपी, कैसी फीलिंग्स? ये लड़के लड़कियों को खिलौना समझते हैं, सिर्फ खेलते हैं। हर लड़का गलत भी नहीं होता फरीहा। आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मुझे उसकी फिक्र नहीं हो रही, मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये क्या है रोज रोज कभी किसी साथ कभी किसी साथ? जिंदगी एक बार ही मिलती है, खुल के एंजॉय करो। मुझे तुम्हारे ये लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आते। कोई लिमिटेशन नाम की भी चीज होती है। अलीज़े वाकई में ही फरीहा के इस रवैये से परेशान थी। कम ऑन आपी, क्या गया है आपको? फरीहा मेकअप छोड़कर अलीज़े की तरफ देखने लगी। रात कहाँ थी तुम? यहाँ पास ही थी। मैं बच्ची नहीं हूँ फरीहा, मुझे पता है कि ये न्यू ड्रेसिंग और न्यू मोबाइल कहाँ से आते हैं। पता है तो मेरी जिंदगी है। फरीहा शीशे के सामने घूमकर अपना ड्रेस देख रही है। तुम्हें क्या मिलता है रोज रोज किसी नए साथ घूमने से? आप ही जब किसी लड़के का दिल टूटता है ना, उफ खुदाया, मजा आ जाता है। अगर किसी दिन तुम्हारा टूट गया तो मैं किसी से दिल लगाती ही नहीं जो टूटेगा। फरीहा अपने पर्स में जरूरी सामान रखते हुए बोली, तुम कम से कम दानियाल को सच बता देना चाहिए। कम से कम वो तुम्हारे साथ जाए तो उसे पता हो कि वो ड्राइवर है। वो ड्राइवर ही तो है। वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड समझता है, उसके समझने से क्या होता है? तुम्हें शर्म नहीं आती फरीहा? नहीं, शर्म आपके पास है ना, काफी है। आपको अगर इसकी ज्यादा फिक्र है तो आप रख ले। वैसे आप तो रख भी नहीं सकती ना, ओवर एज। फरीहा तंजिया अंदाज में कहती हुई वहां से निकल गई। यार तुम्हें पता नहीं कैसे नींद आ गई थी, मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी नींद नहीं आती। दाऊद बेड पर लेटे लेटे शिकवा कर रहा है। कर दी ना वही गरीबों वाली बात। नर्म बिस्तर पर सोने की आदत डालोगे तो ही तुम्हारे दिल में नर्म बिस्तर हासिल करने की चाहत पैदा होगी। हम दरवाजा बंद करके दाऊद के पास बेड पर बैठ चुकी थी। मुझे तो इतना पता है, चाहे नर्म हो और चाहे सख्त, सुकून सिर्फ अपना ही बिस्तर देता है। मेरी तो कमर में दर्द होने लग जाती है। रात तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं फूलों से बने बेड पर लेटी हुई हूँ। तुम यहाँ आकर कुछ ज्यादा ही नाजुक नहीं बन गई? दाऊद के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। मैं इस गरीब भरी जिंदगी से तंग हूँ। मुझे लगता था सब हम जैसे ही हैं, मगर यहाँ आकर पता चला कि ये जिंदगी कितनी पुरसकून है। काश हम हमेशा ऐसे ही कमरे में रह पाते। काश हम भी इतने ही अमीर होते, कितना मजा आता। हरम उदास लहजे में बोली। दाऊद हरम की उदासी समझ चुका था, मगर उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस तरह की पुरसकून जिंदगी देने का वो सोच भी नहीं सकता था। हाँ, जहाँ कैमरे लगे हैं वहां। दाऊद ने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। कोई कैमरे नहीं होते, मैंने आज पूछा था। किससे पूछा था? बाजी मरियम से। चलो यहाँ लेट जाओ और सोने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे तो यहाँ नींद आने वाली नहीं। दाऊद बनावटी सा मुंह बनाकर शिकवा कर रहा था ताकि हरम के दिल से इस बिस्तर की ख्वाहिश खत्म कर सके। मैंने अंदाजा लगाया कि पिछले 2 दिन से मैंने जो भी दिल में बाबा जी को याद करके मांगा वो मुझे जरूर मिला है। हरम दाऊद के सीने पर अपना सर रखकर लेट चुकी थी। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि बाबा जी बहुत पहुंची हुई शख्सियत है। दाऊद, क्यों ना हम बाबा जी से बोलें कि हमारे लिए इस तरह के खूबसूरत से घर की दुआ कर दें। चलो कोशिश कर लेना। दाऊद अपने हाथों की उंगलियों को हरम के बालों में घुमाते हुए बोला। मैं जब भी आपसे अच्छे घर की बात करती हूँ आप इस तरह का जवाब क्यों देते हैं, जैसे आप ये सब नहीं चाहते। हरम सीने से सर उठाकर दाऊद की तरफ देखते हुए बोली, नहीं ऐसी बात तो नहीं है। कौन नहीं चाहता? दाऊद ने बनावटी मुस्कुराहट से जवाब दिया। तो हम दोनों बात करेंगे ना। मैं अब कैसे समझाऊं कि जिंदगी जितनी सादा होती है उतनी पुरसकून होती है। पैसे से हम चीजें खरीद सकते हैं, सुकून नहीं। बोले ना, बात करेंगे ना। हरम दाऊद को सोचों में गुम देखकर झंझोड़ते हुए बोली, हाँ हाँ जरूर बात करेंगे। आप कितने अच्छे हैं।